नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 नंबर 1 जीव जगत के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, यानी कि हम क्विक रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो हमारी नीट 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरुआती में ही कौन दे रखा है, एक साइंटिस्ट दे रखे हैं, अर्नेस्ट मेयर। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 1904 में। कैम्पिटन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और इनको क्या कहा जाता है, इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला गया है। क्या बोला गया है इनको? 20वीं शताब्दी का डार्विन इनको बोला गया है। और ये 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। और इनका जो कार्य जीवन रहा है वो कितना रहा है, इनका 80 सालों का इनका कार्य जीवन रहा है। और इनको 3 पुरस्कार दिए गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको 3 ताजों की संज्ञा भी कहा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? अलग अलग तरह की जातियों को देखने को मिलती है। शुरू होता है वो होता है जैव विविधता से। सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीव क्या है। एक पहला प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर को शुरुआती फेज में कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जीव है क्या। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये जानने का प्रयत्न किया है कि जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जीव क्या है, और दूसरा पूछा गया है वो पूछा गया है कि जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो होता है जैव विविधता के बारे में, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के बारे में हम इसमें देखेंगे। जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के बारे में हम वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो जो पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या है वो कितनी है, वो 1.7 से लेके 1.8 लाख प्रजातियां, यानी कि मिलियन प्रजातियां हैं। और इसको ही हम क्या कहते हैं, जैविक विविधता कहते हैं। जैसे जैसे हम नए तथा या पुराने क्षेत्रों में, जैसे हम नए क्षेत्र में गए या पुराने क्षेत्र में गए तो हमें क्या पता चलता है, नए नए जीवों के बारे में पता चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम नए क्षेत्र में गए वहीं हमें नए जीवों के बारे में पता चलेगा। हम पुराने क्षेत्रों में भी जाते हैं, वहाँ भी हमें क्या होगा, नए नए जीवों के बारे में पता चलता है। और हमारे मतलब विश्व में मिलियन पौधे और प्राणी हैं। तो इन प्राणियों को हम क्या किस नाम से जानते हैं, स्थानीय नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम एक ही देश में क्या हुआ, विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी कि हम किसी और जगह, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो वहाँ आलू को कुछ और बोलेंगे, पंजाब में है वहाँ आलू को कुछ बोलेंगे, यूपी में देखो आप, यूपी की लैंग्वेज अलग है, पंजाब की अलग है, दिल्ली की अलग है। तो ऐसी क्या है कि वहाँ सब्जियों के, प्राणियों के नाम बदलते रहते हैं। तो इससे हमें बहुत ही कठिनाई आ रही थी जानवरों को जानने में और सब चीज़ों में। तो हमने क्या किया, उनको नोमेनक्लेचर किया, यानी कि इंटरनेशनली लेवल पे हमने उसको क्या कर दी, हमने नाम पद्धति कर दी कि एक ही नाम होगा। अब जैसे आपका अब आपका भी कुछ नाम होगा, तो अगर कहीं और आपका घर का नाम और है तो आप स्कूल में एक ही नाम से तो चल रहे हैं, तो वो क्या है, आपका नोमेनक्लेचर है। आपका घर का नाम अलग है, वो तो आपके घर पे ही है, लेकिन जो स्कूल का नाम है वो इंटरनेशनली लेवल पर ही क्या है, आपका पूरे में मान्य है। तो ये क्या है, ये नाम पद्धति है। ऐसे ही हमने पौधों की, जानवरों की क्या करी, नोमेनक्लेचर किया, उनको नाम पद्धति दे दी, जिससे कि वो हर जगह हमें भी जानने में आसानी हो, कि ये आसानी से पहचानी जा सकती है। तो इस वजह से हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर कर दिया। अब बात करते हैं हम ICVN। जो हम पौधे थे उनको हमने किस नाम से दिया, इंटरनेशनली कॉल्ड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो पौधे थे उनको हमने बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर से किया। और जो जानवर थे ICZN, इनको क्या किया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर किसको रखा, हमने जानवर को रखा। और बॉटेनिकल वाले में हमने किसको रखा है, पौधों को रखा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको नाम दिए, नामकरण किया, नाम पद्धति दी। इंटरनेशनल कोड के काम, जो इंटरनेशनल हमने नाम पद्धति दी है उसके क्या काम है, ये पक्का करता है कि हर जीव का सिर्फ एक ही नाम हो। जो जीव है उसका क्या नाम हो, केवल एक ही नाम हो, वो हर जगह एक ही नाम से जाना जाता हो, लोग एक ही नाम पर सहमत हों। हम इस तरीके से बनाएं कि लोग उस नाम पर सहमत हों। ये पक्का करना कि वह नाम किसी दूसरे जीव के लिए इस्तेमाल ना हो, यानी कि वो नाम किसी और के लिए इस्तेमाल ना हो। एक ही नाम होना चाहिए और सभी लोगों को एक ही नाम पे सहमत करना चाहिए, और कहीं और के लिए, किसी दूसरे जीव के लिए वो नाम इस्तेमाल ना हो। और ये किसने दिया, जो नामकरण किया वो किसने किया, ये कैरोलस लीनियस द्वारा
किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। हर नाम के दो हिस्से होते हैं। इन्होंने बताया कि हर नाम के दो हिस्से होंगे, एक वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। यानी कि पहला होगा वो वंश नाम होगा और दूसरा होगा वो जाति का संकेत पद होगा। इस प्रणाली को, जिसके दो नाम के दो घटक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। जो दो घटक वाली है, जैसे वंश नाम और जाति बताना है हमें, तो इसको क्या कहेंगे हम? द्विपद नाम पद्धति यानी कि बायोनोमेनक्लेचर कहेंगे। नामकरण का सार्वभौमिक नियम क्या क्या हैं? अब हम पढ़ेंगे जो नामकरण है उसके सार्वभौमिक नियम क्या क्या हैं। जैविक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं। जो जैविक नाम है वो किस पर होते हैं? आमतौर पर लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। वे अपनी उत्पत्ति की परवाह किए बिना लैटिन भाषा से लिए गए या उससे बनाए गए होते हैं। उन्हें अपनी उत्पत्ति की कोई परवाह नहीं होती है, वो लैटिन भाषा से ही लिए गए होते हैं और उससे ही क्या होते हैं? बनाए होते हैं। पहला क्या दिया इन्होंने कि जो नाम होगा वो लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखा जाना है। ये जो सार्वभौमिक नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है, चाहे तो वो स्टेटमेंट वाइज दे दें या फिर असर्शन रीजन में आपको दे सकते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। जो जैविक नाम होता है वो कौन सा होता है? वंश नाम होता है। और जबकि जो दूसरा शब्द है वो क्या करता है? वो जाति का संकेत करता है। क्या करता है? वो जाति संकेत पर होता है। तीसरा नियम जो है वो क्या है? जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? अलग अलग रेखांकित करेंगे, यानी कि अंडरलाइन अलग अलग करेंगे। अगर छपाई यानी कि हम प्रिंटेड इसको निकलवा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? हम लैटिन भाषा का उपयोग करेंगे। लैटिन में हम उसको लिखेंगे थोड़ा तिरछा करके, ऐसे करके। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। अगर हमने मैंजीफेरा इंडिका लिखा है तो जो हमारा एम होगा वो क्या होगा? वो हमेशा बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जो जाति संकेत पद है वो कैसा होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए। जैसे हमने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, मैंजीफेरा, इसको हमें अंडरलाइन भी करना है क्योंकि ये हम हाथ से लिख रहे हैं और हमें अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट निकलवा रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। और जो हमारा पहला अक्षर होगा किसका? वंश नाम का, वो कैसा होगा? वो हमेशा कैपिटल में ही होगा। ये एम है वो कैपिटल रहेगा। और जो जाति पद का होगा, जाति संकेत, वो क्या होगा? वो हमेशा छोटे में होगा, यानी कि स्मॉल लेटर में होगा। जैविक नाम के अंत में हम लेखक का नाम लिखते हैं। जो जैविक नाम है उसके अंत में हम क्या करते हैं? उसके नाम में हम लिखते हैं लेखक का नाम। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये लीनियस किसका नाम आ गया? ये आ गया साइंटिस्ट का नेम। लेकिन हम इसको उसमें नहीं लिखेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो नाम है। जो मैंजीफेरा इंडिका है हम उसको लिखेंगे इटैलिक्स में, थोड़ा तिरछा करके। अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी किसके आधार पर होती हैं? विशेषताओं के आधार पर होती हैं और वर्गीकरण वर्ग की वर्गीकरण पद्धति से ये ली गई हैं। देखते हैं टैक्सोनॉमी को। इनको हमने किसके? विशेषताओं के आधार पर देखा है, वर्गीकरण वर्ग की और वर्गीकरण पद्धति से। तो जो वर्गीकरण है वो प्रक्रिया है जो कुछ सरलता से गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब सुविधाजनक वर्ग के हिसाब से, जैसे हमने अगर पौधा बोला है तो आपके दिमाग में वो पौधे का चित्र बन गया होगा कि पौधा कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। ऐसे ही हमने कुत्ता बोला तो आपको कुत्ता आपके दिमाग में बन गई होगी एक पिक्चर कुत्ता की। बिल्ली बोला तो हम बिल्ली की हमारे अंदर एक इमेज बन गई होगी। तो हम उसके वर्गीकरण के हिसाब से हम उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ग की। सभी जीवित जीवों को अलग अलग टैक्सोन में बांटा जा सकता है।
यानी कि अलग अलग विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। किसके आधार पर कर सकते हैं हम? प्रकार के आधार पर। रचना, कोशिका की रचना कैसे है, उसका विकासीय प्रक्रम कैसे है, और पारिस्थितिकी सूचनाएं कैसी हैं, कोशिका के आधार पर रचना कैसी है उसकी, इस हिसाब से हम उसका वर्ग की कर सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये क्या है? ये एक लैटिन शब्द है। किससे आया है? सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है कि जीवों की नियमित व्यवस्था। कि जीवों की नियमित व्यवस्था है या नहीं है, वो किस में है? वो वर्गीकरण पद्धति में आता है। जो सिस्टमा नेचर है वो लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल चुना। कौन सा टाइटल चुना उन्होंने? सिस्टमा नेचर चुना। इसमें क्या है? नाम पद्धति तथा वर्गीकरण का शामिल करके क्षेत्र को बढ़ा दिया है। यानी कि पहचान उसकी, नाम पता होना चाहिए और वर्गीकरण पता होना चाहिए, तभी हम उसको वर्गीकरण पद्धति में शामिल करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक, कि वर्गीकरण में क्या जोड़ें कि टैक्सोनॉमी आए। तो वर्गीकरण में हम नाम पद्धति को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? टैक्सोनॉमी आएगा, यानी कि नोमेनक्लेचर को हम जोड़ देंगे। टैक्सा जो हमारा वर्ड है, ये शब्द है, वो कैसा है? वो एक वचन है। और जो टैक्सोन है वो कैसा शब्द है? वो हमारा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम वर्गीकरण पद्धति यानी कि जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, उसमें हम टैक्सोनॉमी के साथ यानी कि वर्गीकरण के साथ हम क्या जोड़ें? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जोड़ते हैं। वंशानुक्रम संबंध को हम जोड़ते हैं। वंशानुक्रम संबंध क्या होता है? जीवों के बीच के क्रम विकास के संबंध को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम संबंध कहते हैं। हम एक टैक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जोड़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। अब हम पदानुक्रम को देखेंगे। पदानुक्रम का मतलब क्या होता है? चीज़ों को किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित करने को हम क्या कहेंगे? पदानुक्रम कहेंगे। अगर मैं बात करूं कि हमें ए से जेड तक जाना है तो हम किस में जाएंगे? आरोही क्रम में जाएंगे। ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी। ऐसे ही अगर मुझे जेड से ए तक आना है तो हम किस में आएंगे? अवरोही क्रम में आएंगे। तो चाहे मैं ए से जेड जाऊं या जेड से ए आऊँ, बात तो एक ही है। तो किस में? किसी विशेष दिशा में ही तो मैं ले जा रही हूँ। तो पदानुक्रम का क्या मतलब होता है? चीज़ों को किसी विशेष दिशा में क्या करना? व्यवस्थित करना हम पदानुक्रम कहते हैं। अब ये हमने किया, ये हमारा क्या है? ये पदानुक्रम है। जाति से जगत की तरफ जाना क्या है? आरोही क्रम है। और अगर मैं जगत से जाति की तरफ आऊँ तो ये कैसा होगा? ये अवरोही। तरह हम जाति की, तो जाति में क्या है? हमारी मौलिक समानता देखने को मिलती है। चाहे मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, हम दोनों ही क्या हैं? होमो सेपियंस हैं। हमारी क्या है? सेम स्पीसीज़ हैं। तो जो हमारी स्किन है वो एक ही तरह की कोशिका से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है जाति में, स्पीसीज़ में। अब बात करूँ मैं वंश में, तो वंश में जो स्पीसीज़ की तुलना में समानता कम होती है थोड़ी सी। अगर मैं उदाहरण लूँ इसका, आलू और बैंगन, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन ये किस में आ रहे हैं? ये सोलेनम वंश में आ रहे हैं। यानी कि वंश तो इनका एक ही है, जो जीन्स हैं इनके वो तो एक ही हैं, लेकिन ये है क्या है? अलग अलग, दोनों ही अलग हैं, लेकिन इनकी फैमिली क्या है? वंश क्या है? सेम है। ऐसी बात करूँ मैं शेर, चीता और पैंथर टिग्रिस, तो इसमें क्या है? इनमें बहुत से गुण हैं, वो सब किस में आ रहे हैं? पैंथेरा वंश में आ रहे हैं। लेकिन ये दूसरे वंश जो फेलिस दे रखा है, बिल्ली जिसमें आती है, उससे क्या है? ये अलग हैं। तो यहाँ पर वंश भी अलग है। बिल्ली का अलग वंश हो गया फेलिस, और जो शेर है वो किस में आ रहा है? वो पैंथेरा में आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सिमिलरिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, यानी कि डिफरेंट हो गए हैं, सिमिलर ये नहीं है। अब बात करती हूँ मैं कुल की। तो जो वंश स्पीसीज़ की तुलना में थोड़ी कम समानता प्रदर्शित करता है कौन? कुल। कुल का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? ये पौधे के कायिक तथा जनन गुण हैं, जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकरण करते हैं। पौधों में हमने 3 को देखा है, सोलिनम, पेट्यूना और धतूरा। ये किस में आती हैं? सोलिनेसी कुल में आती हैं। जबकि जो प्राणी वंश है पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ और चीता आते हैं, और जो बिल्ली है वो किस में आती है? वो फेलिडे कुल में आती हैं। तो इन तीनों का ही कुल क्या है? अलग अलग है। कुत्ते बिल्ली के लक्षण तो आप देखोगे कि कुछ समान है, लेकिन क्या है? कुछ भिन्नता भी है। तो इस वजह से हमने उनको क्या किया है?
अलग अलग कुल में दर्जा दिया है। अब बात करें हम गण यानी कि ऑर्डर की, तो ये वंश, कुल और स्पीसीज तीनों लक्षणों पर आधारित होता है ये। और अब हम गण की बात करेंगे। गण के बाद फिर थोड़ी सी भिन्नता वर्ग में आ जाती है, फिर संघ में आ जाती है और पूरी तरह से जगत में भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। हमें टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में। सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और भाग। तो सामान्य नाम क्या है? मानव है। अब हम मानव का जैविक नाम देखेंगे, वो क्या है? होमो सेपियंस। वंश कौन से वंश में आएगा? होमो में आएगा। कुल होमोनिडी आएगा। गण प्राइमेट। वर्ग क्या होगा मानव का? वो होगा मेमेलिया। और संघ क्या होगा? कॉर्डेटा होगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे घरेलू मक्खी को। इसका जैविक नाम होगा मस्का डोमेस्टिका। वंश क्या होगा इसका? मस्का होगा। कुल क्या होगा? म्यूसिडी होगा। और गण क्या होगा? डिप्टेरा होगा। वर्ग इसका इंसेक्ट। और जो संघ होगा वो क्या होगा? आर्थ्रोपोडा होगा। अब बात करेंगे हम आम की। आम को हम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। इसका जैविक नाम है वो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। वंश क्या है? मैंजीफेरा है। कुल क्या है? एनाकार्डियेसी। और गण क्या है इसका? सेपिंडेल्स। और वर्ग किस में आएगा? ये डाइकोटिलिडनी, डाइकोट में आएगा ये। और संघ क्या है? एंजियोस्पर्मी इसका संघ है। अब बात करेंगे हम गेहूं की। इसका जो सामान्य नाम है, हम इसको गेहूं के नाम से जानते हैं। सामान्य नाम है। जैविक नेम क्या है इसका? ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम। और वंश क्या है? ट्राइटिकम इसका वंश है। कुल क्या है? पोएसी है। गण क्या है? पोएल्स है। और जो हमारा वर्ग है वो क्या है? मोनोकोटिलिडनी है। और जो संघ है वो क्या है? एंजियोस्पर्मी है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, और इससे भी क्या होता है? हमारा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन कराया है, वो कराया है चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।